जानते हैं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने वाला जो कानून है भारत में, वो संसद में नहीं बना था। नहीं, इसकी कहानी तो एक अदालत से शुरू होती है, जिसने एक ऐतिहासिक फैसले से खुद ही लाखों लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक पूरा का पूरा कानून लिख दिया। तो आज हम इसी कानून के बनने की कहानी को समझेंगे। 1997 से पहले यही वो सवाल था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सोचिए, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कोई साफ साफ कानून था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों कर्मचारी और खासकर महिलाएं बिना किसी कानूनी सहारे के काम करने को मजबूर थीं। और फिर सब कुछ एक भयानक घटना से बदल गया। राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हुए गैंग रेप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बस वहीं से एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई जिसने भारत के हर वर्कप्लेस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो 1997 से पहले असल में हालात थे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक नाम दिया, विधायी शून्य या लेजिस्लेटिव वैक्यूम। मतलब एक ऐसा दौर जब काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई खास कानून था ही नहीं, कोई कानूनी रास्ता ही नहीं था। देखिए, कोर्ट के इन शब्दों में उस वक्त की गंभीरता कितनी साफ झलकती है। कोर्ट ने ये माना कि ये सिर्फ एक महिला के खिलाफ अपराध नहीं था, बल्कि ये तो पूरे सिस्टम की नाकामी थी और इस पर फौरन ध्यान देना जरूरी था, भले ही इसके लिए कोई बना बनाया कानून ना हो। और यहीं से मामला असल में दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने इस मुद्दे को सिर्फ एक अपराध की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने इसे संविधान में दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स का सीधा सीधा उल्लंघन माना। राइट टू इक्वालिटी, सम्मान से जीने का अधिकार और एक सेफ माहौल में काम करने का अधिकार। और देखिए, जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट का दखल देना उसका फर्ज बन जाता है। तो सवाल ये है कि जब कोई कानून था ही नहीं तो कोर्ट ने किया क्या? कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत असाधारण था। उसने खुद कानून बनाने का फैसला किया। अब ये एक बहुत ही अनोखा और स्मार्ट कानूनी तरीका था। कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों यानी इंटरनेशनल कन्वेंशंस की तरफ देखा, जैसे कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसे शॉर्ट में सीडाओ कहते हैं, और जिस पर भारत ने भी साइन किया हुआ था। कोर्ट का तर्क बड़ा सीधा था कि अगर हमारे देश में कोई कानून नहीं है तो हम इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल अपने संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए कर सकते हैं। और एक बात साफ समझिए, ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भाई, जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाती तब तक यही गाइडलाइंस पूरे देश का कानून मानी जाएंगी। मतलब एक झटके में एक कोर्ट का फैसला देश का कानून बन गया। अब देखिए, इस समाधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था सेक्सुअल हैरासमेंट को पहली बार कानूनी तौर पर डिफाइन करना। आखिर किसी समस्या को सुलझाएंगे कैसे जब तक यही नहीं पता कि वो समस्या है क्या, है? तो विशाखा जजमेंट ने सेक्सुअल हैरासमेंट को बहुत बड़े दायरे में डिफाइन किया। इसमें सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं, बल्कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी दिखाना या किसी भी तरह का ऐसा बर्ताव शामिल था जो सेक्सुअल नेचर का हो और अनवेलकम हो, मतलब जिसकी इजाजत ना हो। और इस परिभाषा को जानबूझकर इतना बड़ा रखा गया ताकि किसी भी तरह का हैरेसमेंट इससे बचकर निकल ना पाए। फिर बाद में नेशनल कमीशन फॉर विमेन जैसी संस्थाओं ने इस परिभाषा को और भी आसान बना दिया। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण दिए, जैसे कि ईव टीजिंग, भद्दे मजाक करना या जेंडर के आधार पर किसी का अपमान करना, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके कि असल में कौन सा व्यवहार सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा तो तय हो गई। इसके बाद कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार किया और इसी फ्रेमवर्क को विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। ये वो नियम थे जिनका पालन देश के हर एक वर्कप्लेस को करना था। इन गाइडलाइंस ने सबसे बड़ा काम ये किया कि जिम्मेदारी सीधे सीधे एम्प्लॉयर पर डाल दी। अब ये सिर्फ एम्प्लॉय की समस्या नहीं थी, ये एम्प्लॉयर का फर्ज था कि वो हैरेसमेंट को रोके, शिकायत के लिए एक सेफ सिस्टम बनाए और सभी कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में बताए। और हाँ, निष्पक्षता यानी फेयरनेस को पक्का करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्लेंट्स कमेटी बनाना जरूरी कर दिया गया। और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सोच समझकर बनाया गया था। इसकी हेड एक महिला होगी, कम से कम 50% मेंबर महिलाएं होंगी और सबसे ज़रूरी बात, इसमें एक बाहरी सदस्य होगा। ये बाहरी सदस्य इसलिए ताकि किसी भी तरह का अंदरूनी दबाव काम न कर सके। देखिए, कागज़ पर गाइडलाइंस बनाना एक बात है, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब उन्हें लागू किया जाता है।
और जल्द ही एक और मामला कोर्ट पहुंचा, जिसने इस नए कानून की ताकत को असल में परखा। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल था जो ए.के. चोपड़ा केस में सामने आया। मामला ये था कि एक सीनियर ऑफिसर पर अपनी जूनियर महिला कर्मचारी को परेशान करने का आरोप था, लेकिन उसकी दलील थी कि उसने उसे छुआ तो नहीं था। तो क्या इसे सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं माना जाएगा? अब इस मामले में देखिए क्या हुआ। पहले हाईकोर्ट ने कहा कि भाई क्योंकि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए नौकरी से निकालना बहुत बड़ी सजा है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने इस फैसले को सिरे से पलट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। कोई भी अनचाहा सेक्सुअल इशारा या कमेंट अपने आप में ही सेक्सुअल हैरासमेंट है। कोर्ट का ये बयान एक बिल्कुल साफ संदेश था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि ऐसे मामलों में दोषी के लिए किसी भी तरह की नरमी की कोई जगह नहीं है। तो ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर विशाखा गाइडलाइंस एक कोर्ट के आदेश से बढ़कर सरकार के पक्के नियम बन गए। मतलब जो कहानी अदालती फैसले से शुरू हुई थी, वो अब देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी थी। सिर्फ एक फैसला, और भारत में लाखों काम करने वाले लोगों के लिए एक नया कानूनी सुरक्षा कवच तैयार हो गया। तो विशाखा गाइडलाइंस ने कानूनी नींव तो रख दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती तो इन कानूनों को ज़मीनी हकीकत में बदलने की है। और ये सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है कि हम एक कानून को असल में एक जिंदा, सम्मानजनक कल्चर में कैसे बदल सकते हैं।